एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए अब तक हमने क्या करा, थ्योरेटिकल के हमने 4 लेक्चर तैयार कर लिए हैं सी प्रोग्रामिंग के, और जिसके अंदर हम 2 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसे वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है, आप सबसे पहले इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ सी लैंग्वेज को की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कीजिएगा। इससे पहले मैंने जो 4 लेक्चर तैयार किए हैं, पहले आप एक बार उन लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट इन सी। हम सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट सी, इनपुट किस तरह से कर सकते हैं और आउटपुट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब तक जो हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट की है वो किस तरीके से की है, आपने देखा होगा ये वाला जो सिंबल होता है, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट, ASSIGN, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर होगी बात? क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। प्रोग्राम के अंदर 2 तरीके से वैल्यू इनपुट की जाती है, प्रोग्रामर द्वारा, एक किया जाता है यूजर द्वारा। अगर प्रोग्रामर द्वारा वैल्यू इनपुट करना है तो हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज। अगर यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करनी है तो हम यूज करेंगे इसके अंदर इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन सी में कौन कौन से होते हैं, आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए देर आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप, यानी कि प्रोग्राम के अंदर आपके 3 मेन फंक्शन होते हैं। इफ टेक डेटा, आप क्या करेंगे, डेटा करेंगे एज ए इनपुट, उस डेटा पर फिर क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा, दिस डेटा इज गिव द आउटपुट। यानी कि आपको पहले क्या करना होता है, पहला जो फंक्शंस होता है वो इनपुट का होता है, दूसरा जो फंक्शंस होता है वो आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में उस डेटा का आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, ये 3 मेजर फंक्शंस होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे, आप पहला डेटा इनपुट करेंगे, फिर लैंग्वेज क्या करेगी, उस डेटा पर आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद आपका एक बार फाइनली आउटपुट होगा। द इनपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। आपका जो डेटा इनपुट होगा वो इनपुट डिवाइस से होगा, जनरली एज ए कीबोर्ड। okay, to computer memory while in the output operation the data move the from output। आपने देखा होगा जैसे डेटा आपका आउटपुट होता है, प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद में कंप्यूटर की मेमोरी उसको आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड करा देती है, ऐसे लाइक आपको जनरली आपकी मॉनिटर स्क्रीन। तो सी लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि सी लैंग्वेज के पास कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं है। ओके, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, उसके पास फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, ऑपरेशन नहीं होता है, फंक्शन होता है। तो द इनपुट आउटपुट इज परफॉर्म थ्रू द सेट ऑफ लाइब्रेरी। जितनी भी हमारे इसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो एक लाइब्रेरी के अंदर सेट किए जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर सेट। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन उन फंक्शन को कहा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर आपके इनबिल्ड होते हैं, जो कंपाइलर के अंदर आपके इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड का मतलब ये होता है कि उन्होंने क्या करा, एक फाइल बनाई और उस फाइल को बना के सेव कर दिया, और उस फाइल को सेव करने के बाद में उसको वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैंने कुछ लेक्चर तैयार भी किए हैं, जैसे मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने VS कोड के अंदर कुछ फाइल ओपन किया हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, हैश स्टूडियो, क्या studio.h, ये मेरी एक लाइब्रेरी है, एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, एक लाइब्रेरी फाइल है जो कि आपका प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन किसके अंदर आपका इनपुट होता है, आपका स्टूडियो फाइल में इनपुट है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये वाला फाइल हटा दें, देखिए, तो शायद आपका प्रोग्राम एरर दे सकता है, प्रोग्राम आपका एरर दे सकता है। लेकिन जो मॉडर्न टाइप के कंपाइलर हैं शायद उनमें नहीं आता, लेकिन देखते हैं इसमें आता है। लेकिन अगर आप टर्बो में करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो अभी मेरा कोड कंपाइल हो रहा है, वेट कीजिएगा, दोबारा से मैंने क्लिक किया है, देखिए एरर आ चुका है, नॉट इंक्लूड स्टूडेंट प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ स्कैनअप। देखिए स्कैनअप के लिए दूसरा वार्निंग या इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इन स्कैनअप। स्कैनअप के लिए भी एरर आ गया, आपका प्रिंटअप के लिए भी एरर आ गया। ठीक है, ये देखिएगा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशंस एंड ऑफ फंक्शंस प्रिंटअप।
तो जब तक आपकी हेडर फाइल ही नहीं काम होगी तब तक आपके ये प्रिंटफ फंक्शन काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रोटोटाइप, इनका जितना भी डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल में लिखा गया है। किसके अंदर? इन हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो प्रिंटफ स्कैनफ है यही हमारे लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन वे कहलाते हैं जो किसी एक फाइल के अंदर रखे जाते हैं। और लाइब्रेरी फंक्शन का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो .h होता है। क्या होता है? .h होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट आर सप्लाई विद द एवरेसी कंपाइलर। जितने भी होते हैं ये हमारे, जितनी भी लाइब्रेरी होती हैं वो सब किसके पास होता है? कंपाइलर के पास होता है। तो दीज फंक्शंस आर फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये जो फंक्शंस होते हैं ये लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, बट दे आर कंसिडर द स्टैंडर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, जो कि आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर जितना भी आपका इनपुट होगा और जितना भी आउटपुट होगा वो सब इसी के अंदर होता है आपका लाइब्रेरी के अंदर। तो the set of library function that perform input output operation नाम is the standard input output library। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा set of library functions होता है जो ये input output performs operations करते हैं, तो इनको हम standard input output library के नाम से जानते हैं। ओके, so these are several header files that provide necessary informations in support of various library functions. These header files is entered in the program using the hash include। ओके, ये चीज मैंने आपको समझाया भी था। सी लैंग्वेज की मेरी एक प्लेलिस्ट है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सी लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट है, ये सब मैंने उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हम इसके अंदर लाइब्रेरी हैश इंक्लूड के क्यों लगाते हैं, वो सब इसके अंदर यहाँ पे मैंने समझाया। मैं एक आपको शो कर देता हूँ किस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये सी लैंग्वेज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। अब तक इसके अंदर मैं 20 लेक्चर तैयार कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स, कांस्टेंट डेटा टाइप्स, ओके, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल कंट्रोल लिस्टिंग डेटा टाइप्स, ये सब इसके अंदर आपको आपको पता लग जाएगा। ये इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये लेक्चर देखिएगा, आपको ये देखने के बाद में जो मैं थॉर्टिकल में समझा रहा हूँ ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और ये मैं थॉर्टिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स अच्छे से बना ले और आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड डायरेक्ट बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोग्राम यूज ओनली फंक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, यदि आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो इट शुड बी इंक्लूड हेडर फाइल studio.h। अभी बताया था मैंने, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन, वे किस फाइल के अंदर पाए गए हैं? स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h का मतलब हेडर। इसको हम प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, सिमिलरली देयर आर अदर हेडर फाइल लाइक, इसी तरह जिस तरह से आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो .h होता है, इसी तरह मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं मैथ .h के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग .h, मेमोरी एलोकेटेड अगर हमें करानी होती जब आपका पॉइंटर टॉपिक चलेगा तभी बताया alloc.h। alloc का मतलब एलोकेशन, that should be included when certain the library functions are used। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट फंक्शन, जैसे स्कैनअप के बारे में डिस्कस करेंगे, गेट केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, एज आउटपुट फंक्शन, एज द आउटपुट फंक्शंस, जैसे प्रिंट फंक्शन, इनपुट केयर फंक्शन। ये जो इनपुट फंक्शन कौन कौन से? स्कैनअप एंड गेट केयर। आउटपुट फंक्शन कौन से हो गए आपके? प्रिंट एंड पुट केयर। तो देयर आर सेवरल other input output function that will be discussed in the further the chapter। जैसे आप देखेंगे a simple method for a simple method for taking the data as an input to give the value to variable by assignment statement for example। जैसे आप देख लेंगे हम क्या करते हैं, अब तक जितने भी हमने नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाए हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू इनपुट करनी होती तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा असाइन करते हैं। इस तरह से आप इक्वल साइन बोलते हैं ना, लेकिन इसे इक्वल साइन ना बोल के यहाँ पे हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो बट दिस वे वी कैन गिव ओनली पर्टिकुलर डेटा टू द वेरिएबल। इसके अंदर केवल अगर आपने इन बेसिक असाइनमेंट यानी कि इक्वल्स टू 2000 आपने ये वैल्यू असाइन कर दिया तो ये इसके अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो चुकी है।
ओके। द सेकंड मेथड इज टू यूज द इनपुट फंक्शन। आप इसके अंदर सेकंड मेथड है कि आप ये वाला मेथड ना यूज करके आप स्कैनअप मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि विच टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, जो कि डेटा कहाँ से लेगा, कीबोर्ड से डेटा लेगा। एंड दिस मेथड वी कैन गिव एनी वैल्यू ऑफ टू द वेरिएबल एट द रन टाइम। और ये वैल्यू जो होगी स्कैनअप जो काम करता है आपका रन टाइम वैल्यू, यहाँ होता है कंपाइल टाइम वैल्यू को सेंड करना। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बनाते टाइम ही वैल्यू को असाइन करना, और ये होता है आपका रन टाइम वैल्यू को असाइन करना। ओके। तो फॉर आउटपुट द यूज द फंक्शंस प्रिंट और आउटपुट इसके बाद में जैसे आप इनपुट कर देते हैं, इनपुट करने के बाद में आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। आइए इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, लेकिन एक समझने से पहले अभी थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, This this function scanf and printf make use of conversation specification to specify the type of the size of data। देखिए, ये printf और scanf को हमें एक चीज बतानी पड़ती है कि जो हम डेटा आउटपुट करा रहे हैं, जो डेटा हम इनपुट करा रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है। तो वो चीज हमें इसके अंदर पैरामीटर के रूप में बताना पड़ेगा। और वो बताने के लिए हमें क्या फॉलो करना है, देखिएगा, ईच कन्वर्सेशन स्पेसिफिकेशन मस्ट बिगिन विद द परसेंट साइन। साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, परसेंट साइन। सम कन्वर्सेशन स्पेसिफिकेशंस आर एज अ गिवन फ्लो। जैसे अगर आपको क्या करना है, केवल एक सिंगल कैरेक्टर ही आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना है, तो उसके लिए आप परसेंट सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, परसेंट सी यूज करेंगे। अगर आपको एक डेसिमल इंटीजर इनपुट आउटपुट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, परसेंट डी करेंगे। क्या करेंगे, परसेंट डी करेंगे। अगर आपको एक रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट आउटपुट करना है, तो उसके लिए आप परसेंट एफ यूज करेंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट को हम कितने ही कंट्रोल स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं, परसेंट सी, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एफ। देखिए, फ्लोट को और हम किससे कर सकते हैं, परसेंट ई से कर सकते हैं। ये बताऊंगा, ये ई का मतलब एक्सपोनेंट होता है। परसेंट जी से भी कर सकते हैं, जिसे मैं केस पार्ट। ठीक है। एक होता है लॉन्ग रेंज, अगर हमें लॉन्ग टाइप की वैल्यू दिखानी तो परसेंट एल एफ लगाते हैं। ठीक है। शॉर्ट इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज लगता है। ऑक्टल की वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए परसेंट ओ लगता है। हेक्साडेसिमल की वैल्यू को दिखाने के लिए परसेंट एक्स लगता है। इंटीजर की वैल्यू को दिखाने के लिए, यानी कि ए डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इंटीजर को दिखाने के लिए परसेंट आई लगाते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को शो करने के लिए आपको परसेंटेज, और अनसाइन वैल्यू को दिखाने के लिए परसेंट यू। तो देखिए क्या है, द मॉडिफायर एच कैन बी यूज टू बिफोर कन्वर्सेशन। ये यानी कि एच कैन बी, एच आपको क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर कन्वर्सेशन को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे डी, आई, ओ, यू, एक्सेस टू स्पेसिफाई। ये सब जो किसके लिए स्पेसिफाई किया गया, शॉर्ट इंटीजर एंड मॉडिफायर के लिए। ओके। तो आई कैन यूज टू बिफोर दैम टू स्पेसिफाई ए लॉन्ग इंटीजर। तो द मॉडिफायर I can use to before conversation specification FEGO to specify double while। okay, modifier तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, लॉन्ग वैल्यू के लिए कैपिटल एल, ये स्मॉल एल। तो कैन बी यूज टू बिफोर देन स्पेसिफाई द लॉन्ग डबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग डबल के लिए, आप लॉन्ग इंटीजर के लिए क्या लगा, परसेंट एल डी लग गया। परसेंट, अब देखिए एच किसके लिए लगता था, शॉर्ट इंटीजर के लिए, तो परसेंट एच डी। तो हम वैल्यू को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर शॉर्ट इंटीजर के लिए लग गया, लॉन्ग फ्लोट के लिए लग गया। ठीक है। शॉर्ट हेक्साडेसिमल के लिए, तो आर वैलिड कन्वर्सेशन स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रीडिंग। रीडिंग इनपुट डेटा का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट करना। ओके। तो इनपुट डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू मेमोरी फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। सी प्रोवाइड द स्कैनअप लाइब्रेरी फंक्शन फॉर एंटरिंग इनपुट डेटा, एंड दिस फंक्शंस कैन टेक ऑल टाइप वैल्यू, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसके अंदर तीनों टाइप की वैल्यू इसके अंदर आप दे सकते हैं। जैसे द स्कैनअप फंक्शंस कैन बी रिटर्न। स्कैनअप फंक्शन को कैसे लिखना, पहले आप स्कैनअप फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी डेटा टाइप की वैल्यू। आप परसेंट सी सिंगल कैरेक्टर लगा रहे हैं, डेसिमल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। और उसको हम किसके अंदर रखेंगे, डबल कोट के अंदर। किसके अंदर, डबल कोट के अंदर।
इसके बाद एड्रेस 1 एड्रेस 2 किस किस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी। तो आइए एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका हम थोड़ा सा। ठीक है, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हमने एक फोल्डर बनाया कोड के अंदर ऑनलाइन कोड, या हम लिख देते हैं यूट्यूब कोड। ओके, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे एग्जाम्पल 1.c। देखिए हमने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, यहाँ पर वॉइड मेन। ओके, बॉडी हमने इंटीजर टाइप के अंदर ए। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ए को हम इस तरह से इनपुट कर सकते हैं। तो ए के अंदर आपने क्या कर दिया असाइन। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, सॉरी मैंने अब इसको यहाँ पे ए को मैंने असाइन कर दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका ये ए इसके अंदर यहाँ पे इनपुट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोड के अंदर भी कोई एरर नहीं, तो आपका कोड सक्सेसफुल यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इस ए को यहाँ पे ना इनपुट करके हम इसकी वैल्यू को रन टाइम में इनपुट करें, तो आप क्या लगाएंगे, स्कैन अप। तो यहाँ पे देखिए जो ये इंट है, तो इंट के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, अभी पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, डेसिमल टाइप की वैल्यू है, तो उसके लिए आप %d यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, %d यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट %d और यहाँ पे हम %a, ये लिखा हुआ था ना। फॉर्मेट क्या था इसका सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स ये था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग लगाएंगे। देखिए हमने कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे %d यूज किया है। ठीक है, वेरिएबल हमारा कितना अभी एक ही है, इसलिए एड्रेस हमने एक दे दिया। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब हमारा आएगा तो यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आएंगे तो ये आपसे वैल्यू को इनपुट करेगा। तो यहाँ पे आप हमें कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 एंटर कर दिया, तो वहाँ पे देखिए इसके अंदर 6 वैल्यू प्रिंट हो चुका है। ये होता है डेटा को रीड करना। क्या होता है, डेटा को रीड करना। डेटा रीड विद किसके साथ, ए के साथ डेटा रीड किया गया, यानी कि ए की वैल्यू आपके इनपुट कर दी। यदि आप ए का रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप इसको %d लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए टाइप कर देंगे। अब हमें यहाँ पे %साइन देने के लिए हम %साइन किसके साथ लगाते हैं, हमेशा स्कैन फंक्शन के साथ लगाते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे %साइन क्यों लगाना। फिलहाल अभी आप इतना समझ के चलिए, जब भी आप स्कैनअप लगाएंगे तो कंट्रोल स्ट्रिंग लगाने के बाद में जिस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू इनपुट करनी, उसके साथ आप %साइन लगाएंगे। जो एंड का साइन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, %साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, %साइन बोलते हैं, और उस वेरिएबल का नाम। उसके बाद जब प्रिंट करते हैं तब हमें जरूरत नहीं होती है, तब इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो देखिए जैसे आप वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे, वेट अभी कोड चल रहा है, मैंने यहाँ पे वैल्यू 34 एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे आपका 34 प्रिंट हो चुका है। लेकिन 34 ये 2 बार क्यों आया, 34 मैंने एक बार यहाँ पे इनपुट किया और दूसरी बार ये जो प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ ना, इसने इसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको और अच्छे से दिखाना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a = फिर इसको दोबारा से कंपाइल करिए, वेट अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट कीजिए, मैंने 65, तो देखिए मैंने 65 इनपुट किया था और a = 65 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो a है ये a सेम प्रिंट हो गया डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू। क्या वेरिएबल का नाम ये रखना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ x भी रख सकते हैं। अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपके प्रोग्राम के अंदर आएगा, ये क्या कह रहा है, ए अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, यानी कि ए अनडिक्लेयर है जहां पे आपने फर्स्ट फंक्शन में यूज किया। तो ए डेटा रीड विद ए, दूसरा नॉट पॉइंट क्या बोला है, ईच अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर इज द रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर इन। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे एक्स डिक्लेयर किया, आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हमें एक्स करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको एक्स करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू इनपुट करें, देखिए 8 आ गया। हम चाहते हैं कि मैसेज भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं प्रिंटअप के अंदर, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं प्रिंटअप एंटर ए नंबर या एंटर एनी नंबर। तो जब भी कोड आपका कंपाइल होगा तो आपको सबसे पहले यही मैसेज शो करेगा, पहले नहीं हो रहा था ना। तो देखिए आपका प्रोग्राम अब अच्छा बनेगा, अब अच्छा आउटपुट आएगा।
पहले देखिए कुछ पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार आपको आपसे पूछ तो रहा है ना, एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर। मैंने यहाँ पे 99 एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे 99 एंटर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है अब इसमें, ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब आपको आगे की थोड़ी भी समझ में आएगी। तो दिस फंक्शन शुड हैव एट लीस्ट 2 पैरामीटर, इसके पास कम से कम 2 पैरामीटर तो होने चाहिए, एक कंट्रोल स्ट्रिंग और एक एड्रेस वेरिएबल। ओके, first parameter is a control string which contain conversation specification character, so it should be within double quotes. The conversation specification character may be one or more, it depend on the number of variable। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक x वेरिएबल ले लिया और एक मैंने ले लिया यहाँ पे y वेरिएबल, तो जितनी वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपके यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। %d जरूरी नहीं है, आप अलग में भी यूज कर सकते हैं। एंटर, मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैंने दूसरी लाइन में यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, दूसरी लाइन में आप लिख सकते हैं प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, एंटर सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन आउट, और यहाँ पे %d कोड एम्परसेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y। अब y को भी प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ %d, यहाँ पे आपका y आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे x इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे y इक्वल टू कर दिया। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए कोड अभी कंपाइल होने दीजिए। देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 34 डाल दिया, एंटर द सेकंड नंबर, मैंने 54 डाल दिया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 34, y की वैल्यू 54। ओके, अब चाहते तो इस लाइन को, इस कोड को आप एक लाइन में भी बना सकते हैं। तो एक लाइन में कैसे बनाना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कोड, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, अलग ही एग्जाम्पल बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। example2.c hash include studio input output.h void main बॉडी डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दिए। तो अगर इसको मुझे एक लाइन के अंदर बनाना है, तो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकता हूँ, एंटर एनी 2 नंबर। ओके, तो वो बोला था कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उतनी ही कंट्रोल स्ट्रिंग लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर %a और %p, 2 वेरिएबल हो गए ना, इसलिए 2 बार कंट्रोल स्ट्रिंग यूज हुआ है। प्रिंट के लिए भी यूज कर सकते हो आप, %d स्पेस %d, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे a और b को। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। वेट, देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर एंटर कर सकता हूँ। मैंने एक बार 9 एंटर किया और एक बार 6 एंटर कर दिया। तो देखिए आंसर कितना आ गया, 9 एंड 6। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए a इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दीजिए b इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन स्लेस एन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा b इक्वल्स टू। अब इसको कंपाइल करिए दोबारा से, यहाँ पे वैल्यू है 9 एंड 9, सॉरी 9 गलत हो गया, यहाँ पे एंटर करना हमने, यहाँ पे 6 एंड 9 मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए a की वैल्यू 9, a की वैल्यू आपने 6 इनपुट किया और b की वैल्यू आपने 9 इनपुट किया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, it should be within double quotes and the conversation specification character may be one or more, it depend on the number of variable want to input। ये हम कर चुके हैं। The other parameter are address of the variable in the functions, at least one address should be present, the address of variable the found by the present with variable by an ampersand sign। मैंने बताया था अभी आपको, स्कैनअप फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए, इनपुट करने के लिए आपको एम्परसेंड साइन लगाना है। तो दिस साइन इज कॉल्ड द एड्रेस ऑपरेटर, इस सिंबल को हम एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। एंड गिव द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नेम इन मेमोरी। ये क्या करता है, जो भी आप वेरिएबल के अंदर, देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इस तरह से मेमोरी होती है, और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी सेल बनी होती है। क्या होती है, छोटी छोटी सेल बनी होती है। जो छोटी छोटी सेल बनी होती है, इन छोटी छोटी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। सॉरी, अभी एक मिनट, इनका एक नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। मेमोरी यानी कि मेमोरी लोकेशन।
जो मेमोरी लोकेशन होता है उसका एक नंबर होता है और उस मेमोरी लोकेशन को हम बाइट बोलते हैं। तो उस मेमोरी लोकेशन को हमें एड्रेस प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने के लिए, इसका एड्रेस देने के लिए हमें ये सिंबल इसलिए लगाना पड़ता है। ओके, तो ए स्ट्रिंग वेरिएबल इज नॉट परसेंट बाय एम्परसेंड साइन तो गेट द एड्रेस। ओके, जिसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हैश इंक्लूड स्टूडियो मेन फंक्शन इंट मार्क्स, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया। तो इन दिस एग्जांपल द कंट्रोल स्ट्रिंग कंटेन ओनली वन कन्वर्सेशन, केवल यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर परसेंटेज विच implementation that one integer value should be entered as an input, so this entered value will be stored in the variable marks. Okay, दूसरा आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी कर सकते हैं। ये एक हम एग्जांपल कैरेक्टर का बना लेते हैं। आइए, एग्जांपल 3.c hash include studio input output h void main बॉडी। हमने क्या करा यहाँ पे, कैर कैर के अंदर यहाँ पे ले लिया हमने ch, यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर हमने क्या करा, एंटर एनी लेटर, और यहाँ पे हम क्या है, स्कैन ऑफ के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, %c, हम परसेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका ch, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे भी की वन कन्वर्सेशन है। अब इसको आप कंपाइल कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या लेटर प्रेस कर दिया, m, तो देखिए यहाँ पे आपका m हमने प्रिंट नहीं किया, तो m को आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ %c, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ch। यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया 11, ठीक है। फिर हम इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल कर, यहाँ पे हमने यू वेट, हमने यहाँ पे यू प्रेस कर दिया, ठीक है ना, ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, here the control string contain conversations character %c which means that a single character should be entered as an input, so this enter value will be stored in the variable ch। आप चाहते हैं आप फ्लोट टाइप की वैल्यू, ये आप अपने आप से खुद से ट्राई करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ, वहाँ पे मैं सिंगल कैरेक्टर ना देखे, मैं केवल एक नेम इनपुट करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे नाम मुजाहिद एंटर किया, तो देखिए इसने केवल एक ही लेटर कंटेन किया है, एक ही लेटर गेट किया है, कंटेन किया है, वो क्या है, M। अगर मैं चाहता हूँ इसे पूरा मुजाहिद नाम स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से कोड बना लेता हूँ, example4.c, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, void main बॉडी, मैंने क्या करा यहाँ पे इसके अंदर कैर, और अगर स्ट्रिंग टाइप का आपको वेरिएबल लगाना है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इसका साइज मेंशन कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर 30 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा, कोई भी एक नाम एंटर मैसेज टाइप कर दे, एंटर एनी नेम, ये वाली लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है, इसको टाइप करना जरूरी नहीं है, और %s, और यहाँ पे लग जाएगा ये आपका यहाँ पे ch। अभी तो क्या है, अभी मैंने शायद कहा था कि जब भी हम स्कैनअप लगाते हैं तो यहाँ %साइन लगाते हैं। एक पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे कैर टाइप के अंदर यहाँ पे ये साइज बना देते हो तो ये एरे साइज कहलाता है। और ये किस टाइप का एरे बना है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप के अंदर हमें कोई भी %साइन यूज नहीं करना है इस इनपुट के टाइप। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट हम किसको कर देंगे, % लगा के यहाँ पे ch को, यहाँ पे इसको रन कर, यहाँ पर मैं नेम एंटर करता हूँ मुजाहिद, तो देखिए मेरा नाम मुजाहिद यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस एग्जांपल कंट्रोल स्ट्रिंग हैज कन्वर्सेशन स्पेसिफिक %s implying and that the string should be taken as input।
नॉट दैट वेरिएबल str इज नॉट प्रेजेंट बाय परसेंट साइन, ये मैंने अभी आपको बताया। द एंटर्ड स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, जो कि str वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप, ये भी आपको मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया कि एक साथ मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे कितने कन्वर्सेशन हुई, 2 कन्वर्सेशन हुई, ठीक है। तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये जितना भी है आप इसको आप अपनी तरफ से आप एग्जांपल आप करके देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर आगे का लोड डिस्कस करेंगे, ये भी आपको करना है, ठीक है। कोई डाउट हम, हाँ, जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर, देखिए हमने एक डेटा टाइप का हमने इंटीजर ले लिया है, एक हमने प्लॉट लिया है, तो हम एक लाइन के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को भी इस तरह से इनपुट करा सकते हैं। तो here the delimiter is column the input data can be entered। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ये लगाते हैं तो इसके अंदर वैल्यू भी इस तरह से ये इनपुट हो जाएगा। ओके, एक आपका प्लॉट है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स कॉमा भी लगा के दे सकते हो तो कॉमा आ जाएगा। ओके, ये देखिए नॉर्मल प्रोग्राम एक साथ अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ये भी इस तरह से इनपुट होके आ जाएगा। ओके, तो आप इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा। और आउटपुट में क्या है, आउटपुट का मतलब है आपका प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ VS कोड के अंदर, जिस तरह से आप इनपुट कर रहे हैं इसी तरह से आपका आउटपुट होगा, बस इतना डिफरेंट होगा कि आप वहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं लगाएंगे, एम्परसेंड साइन नहीं लगाएंगे। जो रूल्स स्कैनफ फंक्शन के लिए है वही रूल्स सेम आपके प्रिंट ऑफ फंक्शन के लिए, ठीक है। बिल्कुल सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जिसको जो कोई डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझे। देखिए यहाँ पे हमने, इन्होंने क्या किया है, एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल, एक फ्लोट डेटा टाइप का, क्या टाइप का, ये यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और देखिए बेसिक को परसेंटेज देगा क्योंकि बेसिक का इंटीजर डेटा टाइप है, HRF है, %f यानी कि फ्लोट है, क्या %c, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर हमें ऑक्टल वैल्यू दिखाना, क्या दिखाना, ऑक्टल वैल्यू, जैसे नम की वैल्यू हमने, अगर हमने यहाँ पे 10 ले लिया है तो यहाँ पे देखिए ऑक्टल इक्विवेलेंट, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर स्टोर इन द नम इज डिस्प्लेड, यानी कि आगे ऑक्टल नंबर को 12 से डिस्प्लेड करते हैं। ओके, ये तो पता है 0 to आपका 7 कितना होता है, ए ऑक्टल में टोटल 8 नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद इसने 10 का हेक्साडेसिमल, यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है, ए आ चुका है। ओके, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सेम वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फॉर्मेटेड से, ये थोड़ा सा यूनिक है, तो हम फॉर्मेट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके व्यूअर्स, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्यूअर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ओके, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।